पीएचडी जब करोगे तो यूनिवर्सिटीज कैसे चूज करें। मेरे घर के पास एनएलआईयू है तो मैं एनएलआईयू से पीएचडी कर लेती हूँ। हाँ, पीएचडी वाला ऑप्शन नहीं था। तब तक ये होता था कि अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है तो फिर आपको सीधे एडमिशन लेना है। तुम जिस यूनिवर्सिटी का सोच रहे हो उसने लास्ट फ्यू इयर्स में कितनी पीएचडीज अवार्ड की है। 10 साल हो गए कुछ यूनिवर्सिटीज ने पीएचडी नहीं अवार्ड करी है। Select your supervisor very carefully. एंट्रेंस दोनों को क्लियर करे, पर मेरा इंटरव्यू के बाद कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता एंड मैं हूँ प्रियंका। एंड आज के लिए हम जो टॉपिक लेकर आए हैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि तुम एलएलएम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम पीएचडी भी करोगे। तो पीएचडी जब करोगे तो यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज करें। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सोच रहे हैं, यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है, अब सोच रहे हैं कि पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट करें, तो वी हैव प्रियंका मैम जो बताएगी। पहले मुझे लगता है जब तक यूजीसी ने ये चेंज नहीं किया था कि आपको नेट का स्कोर चाहिए, यूनिवर्सिटी चूज करना इजी था। एग्जैक्टली। हाँ, आपके घर के आसपास जो यूनिवर्सिटीज होती मतलब थी, आप अपने आप एरिया वाइज निकालते थे फिर कि मेरे घर के पास एनएलआईयू है तो मैं एनएलआईयू से पीएचडी कर लेती हूँ। हाँ, अब क्योंकि यूजीसी नेट का स्कोर हर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो बैंडविड्थ इतनी बढ़ गई है कि हम कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये तो वैसी चीज़ हो गई है कि अच्छी चीज़ भी है, लेकिन थोड़ा अब कंफ्यूजन बढ़ सकता है क्योंकि बहुत ऑप्शंस हो गए हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब आपको ध्यान में रखने चाहिए अपना पीएचडी चूज करते वक्त। सबसे पहला, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे लोग ये कहते हैं कि एरिया ऑफ रिसर्च, बट मुझे लगता है सुपरवाइजर। हाँ, पर सुपरवाइजर पे रिसर्च कैसे करोगे आप? सुपरवाइजर चूज करने पे कि अगर मान लो जैसे मुझे क्रिमिनल लॉ पे करनी है और मुझे क्रिमिनल लॉ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करनी है, तो मुझे पता है कि भाई इस एरिया का कोई भी प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, तो मैं कितना भी अच्छा प्रपोजल बना के जाऊं। तो हाउ डू यू नो कि किस एरिया के लिए कौन सा प्रोफेसर आपकी बेटर हेल्प कर सकता है? हाउ डू यू नो दैट? मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर उनकी वेबसाइट्स पे जाके प्रोफेसर्स का जो प्रायर एरिया ऑफ रिसर्च है, जो उनकी पब्लिकेशन डिटेल्स है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो पढ़ेंगे। तो पता चल जाएगा कि भाई ये सुपरवाइजर के पास बैंडविड्थ है या नहीं कि वो मेरा रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, मेरी रिसर्च को सुपरवाइज करे या नहीं। वरना मुझे कितना भी मन हो कि मैं भोपाल में रह के एनएलआईयू से रिसर्च करना चाहती हूँ, बट वो बैंडविड्थ का प्रोफेसर पूरी यूनिवर्सिटी में ही नहीं है, तो मेरा प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। आई हैव टू चेंज माय रिसर्च प्रपोजल। अग्रीड। लेकिन मतलब इसमें फिर प्रॉब्लम ये भी है कि वही कि जो बहुत सारे ऑप्शंस वाली चीज़ हो गई है कि पहले तो वैसा होता था कि जैसे मैं बताती हूँ हाउ डिड आई सेलेक्ट माय पीएचडी टॉपिक एंड कॉलेज। तो मैंने बहुत इजी मेथड अपनाया। ठीक है, मैंने यूजीसी नेट दिया, यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया। तो यूजीसी नेट, जब तक यूजीसी नेट से पीएचडी वाला ऑप्शन नहीं था तब तक ये होता था कि अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है तो फिर आपको सीधे एडमिशन लेना है। कोई इंटरव्यू नहीं, हाँ, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं, नथिंग। आप सिनॉप्सिस सबमिट करो, बस दैट इज इट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इजी वे आउट लिया एंड मेरे घर के पास मतलब मैं भोपाल से हूँ, तो भोपाल में एनएलआईयू है और वो यूजीसी के स्कोर पे दे देता है, तो मैंने वहीं पे अप्लाई कर दिया, वहीं पे हो गया। अब उसके बाद जब मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया, मतलब मैंने यूनिवर्सिटी में जो सिनॉप्सिस दिया था वो तो अलग ही दे दिया था, है ना, मैंने एआई पे दे दिया था, और फिर मुझे बाद में उस पर रिसर्च करते करते समझा कि ये तो बस की नहीं है, तो वो चेंज हो गया होगा। हाँ, तो फिर मैंने चेंज करवा दिया और फिर मैंने क्रिमिनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस के ऊपर एक टॉपिक लिया। फिर मुझे मेरी गाइड अलॉट हुई थी। मतलब it was not that कि I had chosen her myself. I was allotted a guide. सुपरवाइजर का रोल एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का ना अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कितने टाइम में वो पीएचडी अवार्ड कर देते हैं। और पता है, मतलब तुम ना सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, तुम एरिया छोड़ दो, तुम सुपरवाइजर छोड़ दो, तुम सब छोड़ दो, लेकिन ये चीज़ ज़रूर चेक करना कि तुम जिस यूनिवर्सिटी का सोच रहे हो उसने लास्ट फ्यू इयर्स में कितनी पीएचडीज अवार्ड की है।
क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज का रिकॉर्ड है भाई 11-11 साल से कोई पीएचडी नहीं वो करी हुई है, और आपको हर सेमेस्टर की फीस भरनी है, आपको पूरा थ्रू आउट दी करिकुलम आपको ही करना है। 11-11 साल थोड़ी वेट करोगे पीएचडी के लिए। ला लेते हैं इतने माइन्यूट चेंजेस में आपकी थीसिस रोक देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिलेक्ट योर सुपरवाइजर वेरी केयरफुली। तुम्हें अपना अगर टॉपिक चेंज करना है, वो तो हर बच्चा करेगा ही, बट ये देख लो कि कोई ऐसा सुपरवाइजर नहीं पड़ जाए उस यूनिवर्सिटी में जिससे तुम्हारी पूरी पीएचडी की डिग्री अटक जाए। डोंट डू दैट विद योरसेल्फ। एग्जैक्टली एंड पता है ये वाली चीज़ आप चेक कैसे कर सकते हो? गो टू द कॉलेज, ठीक है, विजिट द कॉलेज योरसेल्फ, स्पीक टू द फैकल्टी। तुम्हें पर्सन से बात करते समय ही थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाएगा। इसके अलावा स्पीक टू द टीचर्स एंड स्पीक टू द स्टूडेंट्स, एलएलएम के स्टूडेंट से बात करो, कहीं से किसी से पहचान निकालो, कोई पीएचडी अगर ऑलरेडी उस जगह से कर रहा है, उस सुपरवाइजर के अंडर कर रहा है, उससे डेफिनेटली बात करो। ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस पीएचडी, वरना ना फंस के रह जाएगी ना, तो फंस के ही रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे फिर तुम। और फिर मतलब मेरे साथ एग्जैक्टली कुछ इस तरह का ही हुआ था। मतलब मैं बिल्कुल कॉलेज को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग द कॉलेज। मेरी खुद की स्केड्यूल ऐसा था कि मैं रिसर्च के लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रही थी, तो आई चोज टू क्विट। मैंने बीच में छोड़ दी पीएचडी। लेकिन द पॉइंट इज कि जब मैं कर भी रही थी ना, तब भी इतना, क्योंकि कोविड बैच था हमारा, तो इतना ज़्यादा स्लो पेस पे चीज़ें चल रही थी कि कोर्स वर्क होने में भी मतलब 2-2.5 साल लग गए। तो मेरे को लगता है कि फिर आप मतलब फिर तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रही हूँ ना कि फिर मैं 7-8 साल से पहले क्या कंप्लीट ही नहीं होगी। So there are a lot of things I think should consider. First, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, there are couple of university जो अगर तुमने यूजीसी नेट स्कोर कर लिया है, तुम पीएचडी क्वालिफाइड भी हो, फिर भी अपना टेस्ट लेंगे। अच्छा। जैसे कि जैसे ये रूल तो बहुत पहले ही था कि अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया तो आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप सीधा अपना इंटरव्यू के टाइम पे अपना प्रपोजल सबमिट करो। बट देयर आर कपल ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज लाइक एनएलयू दिल्ली, वो यूजीसी नेट का स्कोर नहीं मांगते, वो जेआरएफ मांगते हैं। वो अपना रिटन टेस्ट अलग से लेते हैं, और रीजन भी है क्योंकि वो आपकी पीएचडी के दौरान आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। आईआईटी खड़गपुर उनके साथ भी है, वो यूजीसी नेट का स्कोर नहीं मानते अनटिल अनलेस आपके पास जेआरएफ नहीं हो। वो अपना खुद का एंट्रेंस लेते हैं क्योंकि वो भी फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। तो इफ़ यू आपके पास जेआरएफ नहीं है और आपको फिर भी लगता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, यू कैन चूज़ फॉर दिस यूनिवर्सिटी। मेरे साथ जो प्रॉब्लम ये आई थी, मैंने एंट्रेंस दोनों के क्लियर करे, पर मेरा इंटरव्यू के बाद कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे एरिया ऑफ रिसर्च, वहाँ के जो अवेलेबल प्रोफेसर्स थे, उनके साथ कभी भी मैच नहीं हुए। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। हाँ। एक फर्स्ट चीज़ मेरे हिसाब से तुम ये फिगर आउट करो पहले कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस किस यूनिवर्सिटी से मैच करता है। हाँ, उसके पास वो प्रोफेसर्स हैं या नहीं है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद वो उस यूनिवर्सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड कितना है पीएचडी अवार्ड करने में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो तुम्हें स्टाइपेंड या फेलोशिप प्रोवाइड कर सकती है, और अगर तुम्हारे पास जेआरएफ है तो भी किस यूनिवर्सिटी में जेआरएफ का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और किस में इजी है। हाँ, और इसके अलावा एक और चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए ना, कई बार क्या होता है कि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है ना, या फिर आप पीएचडी में एनरोल कर लिया, तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स वही यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं जहाँ पे वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं, या फिर एज अ रीडर वर्क कर रहे हैं, जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। हाँ, है ना, तो वो वहीं पे काम करते करते अपनी पीएचडी करने लगते हैं। तो मेक श्योर कि तुम यूनिवर्सिटी फिर वैसे मतलब अपने ऑप्शन में यूनिवर्सिटी वैसी भी रखना जहाँ पे जिस सिटी में रह के तुम 3-4-5 साल काम कर सको। ज्यादातर ये यूनिवर्सिटी ना आपको एज अ टीचिंग असिस्टेंट रख लेती है। हाँ। आपका कोर्स वर्क खत्म हो जाता है तो। हाँ। तो अब अगर तुम एनएलएस चूज करते हो तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एज टीचिंग असिस्टेंट रखा जा सके, क्योंकि उनके पास बैंडविड्थ बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत एप्लीकेंट्स है भाई। सो चूज योर यूनिवर्सिटी जहाँ तुम्हें लगे तुम्हें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। हाँ, और तुम्हारी पीएचडी टाइमली खत्म हो सकती है। एक और क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी के टैग से पीएचडी की डिग्री पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? जैसे एलएलएम में तो पड़ता है फॉर श्योर, है ना, आपका एलएलएम का अच्छी जगह से हो तो दैट डेफिनेटली एड्स अप। लेकिन अगर मान लो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहा है और वहीं से वो पीएचडी कर रहा है,
Does that also make a difference? It makes a difference. डिपेंड करता है कि तुम फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो. हाँ. अगर तुम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो कि तुम्हें पढ़ाना है, तो इट मैटर्स. अगर तुमने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देयर आर कपल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनका कोर्स वर्क बहुत कम दिन का है. UPS फॉर एन एग्जाम्पल हैव अ कोर्स वर्क ऑफ 20 days. Wow. और अ मंथ. तो देयर आर कपल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनका कोर्स वर्क बहुत कम होता है. और इनफैक्ट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इनका 20 दिन या 25 दिन का कोर्स वर्क होता है. ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यार. हाँ, बट फिर ये है कि इनका ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप NLS या नालसार अप्लाई करने जा रहे हो. सो दे वुड प्रेफर, अगर आपने किसी टायर 1 लॉ स्कूल से अपनी PhD करी है, तो वो PhD के साथ साथ उन्हें पता है उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की भी वैल्यू है. हाँ. तो तुमने जेन्युइनली एक रिसर्च सीखी होगी, जेन्युइनली तुमने उस एरिया में कुछ समझा होगा. हाँ. तो दे वुड प्रेफर हायरिंग यू मोर एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD करके आया है. ठीक है. तो मतलब Tier 2 NLUs में अगर आप जाना चाहते हो तो आप गुड ऑप्शन. हाँ, I would suggest it's a good option. PhD वगैरह मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी PhD अगर आपने कर ली है तो भी आप जा सकते हो, राइट? दैट इज नॉट. Tier 2 यूनिवर्सिटीज को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ PhD के लिए. हाँ. उसका बहुत सिंपल रीजन है, इनके टाइम टू टाइम PhD नोटिफिकेशन निकल जाते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, और ये हर बार टाइम टू टाइम अपनी PhD अवार्ड भी कर देते हैं. हाँ. प्रोफेसर्स भी तुम्हारे सुपरवाइजर तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं. और Tier 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपके पास JRF है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ईजिली आपको आपका JRF जो है मिलना शुरू हो जाएगा. हाँ. वहाँ भी परेशानी नहीं दी जाती है. तो इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन अगर आपको 3 से 4 साल में अपनी PhD ख़त्म करनी है. तो Tier 1 यूनिवर्सिटी में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है. नंबर ऑफ सीट्स कम है. नंबर ऑफ सीट्स कम होने के अलावा मतलब वही जो ड्यूरेशन है ना, प्रियंका, वो बहुत ज़्यादा है यार. बहुत ज़्यादा है. 5 साल 7 साल, अरे 10 साल हो गए. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने PhD नहीं अवार्ड कर लिया. तो वो देख के डर लगता है कि मतलब क्योंकि PhD 10 साल का कमिटमेंट बहुत ज्यादा होता है यार. PhD के लिए तो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा कमिटमेंट हो जाता है. हाँ. तो Tier 1 यूनिवर्सिटी का ब्रांड वैल्यू बहुत है, बट इट टेक लॉट ऑफ पीयर, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो है वो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और Tier 2 भी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर Tier 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. यस. अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि PhD करना क्यों चाहिए, वाई शुड यू अपीयर फॉर PhD, वाई शुड यू टेक एडमिशन इन PhD कोर्सेज, तो अगर ये सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? अगर बहुत सारे सवाल इस तरह के होंगे तो हम इस पे भी एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे. कोई और अगर PhD परस्यू कर रहा है और कोई स्पेसिफिक ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमसे सिमिलर है या हमसे अलग है, तो प्लीज़ वो भी शेयर कर बताना. ऑल राइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर. ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो PhD कर रहे हैं या सोच रहे हैं या UGC नेट दे रहे हैं. साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. बाय बाय.